Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discuss the next topic of your cardiovasculars. जैसे प्रीवियस हमने वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से बात की थी कार्डियोवैस्कुलर पार्ट 2 में, उसमें हमने दो ड्रग देखी थी। एक तो एंटी एंजाइना ड्रग्स किए थे जो एंजाइना ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ किए थे जो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो पार्ट जो थर्ड है उसमें और टॉपिक जो रह चुके हैं वो डिस्कस करेंगे। अब तक हम जो हेमेटिन्स पढ़ चुके हैं, कार्डियोटोनिक पढ़ चुके हैं, एंटी एंजल पढ़ चुके हैं, एंटी हाइपरटेंसिव में बेसोडाइलेटर पढ़ चुके हैं। हेमेटिन्स जो मैंने पढ़ाए थे, हेमेटिन्स में मैंने बताया था कि जो एजेंट्स डेट एजेंट्स आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड सेल्स या आरबीसी के फॉर्मेशन में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एजेंट्स आरबीसी के काउंट को बढ़ाने काम करते हैं, वो सभी क्या हेमेटिन्स होते हैं। हेमेटिन्स में मिली आपके जो फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक सल्फेट है, या जितने भी आपके आयरन के डेरिवेटिव कंपाउंड है वो सभी आते हैं। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी कार्डियोटोनिक्स की। कार्डियोटोनिक्स को हम कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें मिली दो कंपाउंड थे, डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन्स। ये बेसिकली क्या करते थे, जो आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो कंडीशन है CHF, उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होते थे, क्योंकि ये आपके जो हार्ट मायोकार्डियल मसल से कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव कर देते हैं, जिससे कि हार्ट अपने अच्छे से ब्लड को पंप कर पाती है, जो कि CHF में नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद हमने बात की थी एंटी एंजाइना ड्रग। एंटी एंजाइना ड्रग में बेसिकली जो एंजाइना का अटैक पड़ता है उसके ट्रीटमेंट जो ड्रग यूज़ की जाती है वो एंटी एंजाइना ड्रग थी। एंटी एंजाइना में आपकी बेसिकली जो थे वो नाइट्रेट यूज़ होते हैं। नाइट्रेट्स जो होते हैं वो आपको कोरोनरी आर्टरी वो डायलेट कर देते हैं, जिससे कि ज़्यादा अमाउंट में जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आपके मायोकार्डियल मसल्स तक पहुंच पाता है। और मायोकार्डियल मसल तक जब पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की फुलफिलमेंट होती है, रिक्वायरमेंट जो पूरी होगी, जिससे कि अटैक ऑफ एंजाइना के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी बाद में एंटी हाइपरटेंसिव बेसोडाइलेटर की। एंटी हाइपरटेंसिव में आपने वो एजेंट देखे जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, जिसमें आपका AC इनहिबिटर्स थे, इसके अलावा बेसोडाइलेटर्स थे, बीटा ब्लॉकर थे, और भी कंपाउंड हमने देखे थे। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला है एंटी एरिथमिक और दूसरा प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। एंटी एरिथमिक का टॉपिक इस पूरी स्लाइड में हम कवर करके चलेंगे। ये प्लाज्मा एक्सपेंडर का जो टॉपिक है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस पर लिंक क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन में एक जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ प्लाज्मा एक्सपेंडर पे, तो उसका वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे एंटी एरिथमिक की। बाकी रिमेनिंग जो प्लाज्मा एक्सपेंडर है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, उसमें यहाँ पर क्लिक करके आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स। अब बात है पहले क्या एरिथमिया क्या होता है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे आपको पता होगा जब आपने जो हम एनाटॉमी या फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, तो जो हार्ट है, हार्ट क्या है, ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है, जो हार्ट अपने आप ही इम्पल्स जनरेट करता है, और इस इम्पल्स की वजह से हार्ट अप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रोसेस चलती है, जिसमें आपने पढ़ा होगा SA नोड, AB नोड, AB नोड से बंडल ऑफ से प्रोकेंजियो फाइबर्स। SO नोड जो है वो आपका जिसमें इम्पल्स जनरेशन होते हैं, इम्पल्स जनरेट कहाँ होती, स्टार्टिंग कहाँ होती है, वो आपकी SO नोड होती है। SO नोड से वो इम्पल्स AB नोड पर ट्रांसफर कर दी जाती है। AB नोड से पूरी बंडल से होते हुए प्रोकेंजियो फाइबर से पूरे हार्ट की मायोकार्डियल मसल्स में पहुंच जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर हार्ट की मायोकार्डियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है। इसी इम्पल्स के जनरेशन में कंडक्शन में जब एबनॉर्मलिटी आती है, या तो इम्पल्स जनरेट बहुत फास्ट होने लगे, या इम्पल्स का कंडक्शन पूरी हार्ट की वॉल्व में ना हो पाए, तो उस वजह से क्या होगा, जो डिसऑर्डर होगा वो क्या आएगा, कार्डियक एरिथमिया होता है। तो कार्डियक एरिथमिया जो ड्रग यूज़ की जाती है उसके ट्रीटमेंट में, वो सभी ड्रग क्या हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं। एंटी एरिथमिक मीन्स, एरिथमिया मीन्स क्या है, एबनॉर्मल कार्डियक रिदम। जो कार्डियक रिदम है वो क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया, यानी कि जहाँ पर जितना कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा था, जब मान लीजिए आर्ट्रियम में आर्ट्रियम ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकल में कम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, या फिर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, 120-130 तक आपकी वेंट्रिकल रेट बढ़ जा रही है, तो ये जो एबनॉर्मलिटी होती है वो सब क्या होता है, कार्डियक एरिथमिया। एरिथमिया मतलब कार्डियक रिदम में एक एबनॉर्मलिटी आ जाना। इट्स अकर ड्यू टू द एबनॉर्मल एक्साइटेबिलिटी ऑफ पार्ट ऑफ कार्डियक मसल्स और ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी इन कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। यानी ये जनरेट क्यों होगा, इसके दो कारण होते हैं, या तो कार्डियक मसल्स में जो एबनॉर्मल अमाउंट में इम्पल्स जनरेट होना शुरू हो जाए, एबनॉर्मल एक्साइटेबिलिटी मतलब क्या, इम्पल्स बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं, या फिर ड्यू टू द एबनॉर्मल कंडक्शन सिस्टम्स, यानी कि या फिर जो आपकी कार्डियक वॉल है उसमें इम्पल्स का पूरी तरीके से कंडक्शन या फ्लो नहीं हो पाए। दोनों कारण हो सकते हैं, या जनरेशन अफेक्टेड हो या फिर फ्लो ऑफ इम्पल्स का अफेक्टेड हो। तो दोनों वजह से क्या होगा, रिदम जो हार्ट का है वो आपका गड़बड़ हो जाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक एरिथमिया। ठीक है, तो इस ड्रग में जो एजेंट, सो दीज ड्रग्स आर यूज इन द एरिथमिया, यानी वो ड्रग जो आपकी एरिथमिया यूज़ होती है वो सब क्या, एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं। नाउ कम टू द मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म एक्शन। ये मैकेनिज्म एक्शन किस तरीके से ड्रग काम करती हैं, उसमें कुछ ड्रग होंगी, इनमें ड्रग जो भी होंगी वो सब क्या करती हैं, बेसिकली इम्पल्स के फॉर्मेशन को रोकती हैं,
इम्पल्स ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं तो उसके फॉर्मेशन को या उसकी स्पीड को कम करने का काम करते हैं। क्योंकि एरिथमिया में मेनली क्या होगा कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ में एबनॉर्मलिटी ऑफ हार्ट रेट होती है। मतलब या तो वेंट्रिकल पोर्शन में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा या फिर आर्टियल पोर्शन में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिडक्शन होगा, नॉर्मल की जगह एबनॉर्मल हो जाता है। तो इन सबको ठीक करने के लिए हमारे पास एक ही चारा होता है कि जो आपकी इम्पल्स जनरेशन, इम्पल्स कंडक्शन की जो प्रॉपर्टी हो, जो स्पीड होती है उसको हम कम करें। और इम्पल्स जनरेशन और इम्पल्स कंडक्शन में आपने पढ़ा ही होगा पहले कि सोडियम और सोडियम और कैल्शियम, सोडियम की वजह से क्या होता है, जब सोडियम आइंस आपकी सेल के अंदर जब पहुंचना शुरू होता है तो डीपोलराइजेशन होता है, और डीपोलराइजेशन के बाद में क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल होता है जिसपे कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं, और कैल्शियम की ज़्यादा क्वांटिटी आने की वजह से क्या होगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर इसकी स्पीड को हम कम कर दें तो क्या होगा, हार्ट रेट भी कम हो जाएगी। हार्ट रेट कम होने के साथ साथ जो आपका इम्पल्स का फ्लो है वो भी कम हो जाएगा। इम्पल्स का बहुत ज़्यादा फ्लो होता है तो क्या है, कार्डियक एरिथमिया है। तो वही ड्रग जो यूज़ किए जाएंगे बेसिकली सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाली ड्रग होती है, वो ड्रग यूज़ करते हैं, और साथ में आपकी कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने वाली ड्रग है वो यूज़ करते हैं। कुछ टाइम तक वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, वो आपका रिदम है वो डिले हो जाता है, रिदम हल्का करके चलेगा। जो कुछ टाइम तक कैल्शियम को ब्लॉक करेंगी तो रिदम जो आपका है, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, जो कार्डियक रेट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यानी दीज ड्रग्स ब्लॉक द सोडियम चैनल्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, रिड्यूस द एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स एंड स्लो द कंडक्शन ऑफ हार्ट। यानी कि ये ड्रग क्या करेंगी, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं कुछ टाइम तक, और ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा कि हार्ट के अंदर जो इम्पल्स जनरेशन की प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द कार्डियक मसल। साथ में क्या होगा, स्लो द कंडक्शन ऑफ द, जो हार्ट में जो इम्पल्स फ्लो बहुत तेज़ी से हो रहे थे वो भी क्या हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाते हैं। इसके अलावा आपका वेरापेमिल जो ड्रग है जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये क्या कर कुछ टाइम के लिए कैल्शियम ब्लॉक करेगी, जिससे क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम मायोकार्डियल सेल में एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा, और जिससे कि आपका एबी नोड, स्लो कंडक्शन ऑफ एबी नोड, यानी एबी नोड पर जो आपका इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है वो स्लोली हो पाएगा, बहुत तेज़ी से नहीं होगा। यानी कि आर्टरी पोजीशन में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन या बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ड्यू टू द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेरापेमिल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका बीटा ब्लॉकर होते हैं। बीटा ब्लॉकर भी ड्रग क्या होते हैं, बेसिकली बीटा ब्लॉकर क्या होते हैं, एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर होता है, स्पेशली बीटा 1 रिसेप्टर जो हार्ट पे होता है, इसके स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अगर ये बीटा 1 रिसेप्टर हाईली स्टिमुलेट है तो हार्ट पोर्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, और साथ में हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हार्ट रेट कम करनी है। हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ी हुई है तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या बीटा ब्लॉकर का यूज़ करते हैं। बीटा ब्लॉकर क्या है, बीटा 1 रिसेप्टर जो हार्ट पे प्रेजेंट होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। सॉरी। तो इस वजह से क्या है, एक तरह से जो आपके इसमें ड्रग यूज़ की जाएंगी, कुछ ड्रग होती है वो सोडियम चैनल ब्लॉक करती हैं, कुछ ड्रग होती हैं वो कैल्शियम चैनल ब्लॉक करती हैं, और कुछ ड्रग होती हैं वो बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, जिससे कि एड्रेनल रिस्पॉन्स को कम किया जाए। ठीक है, जैसे सोडियम चैनल ब्लॉक करने वाले ड्रग जो आपको देखेंगे इसमें लिडोकेन यूज़ की जा सकती है। कैल्शियम ब्लॉकर को यूज़ करने के वेरापेमिल है, नेफिडिफिन है, ये सब यूज़ की जाती हैं। बीटा ब्लॉकर के लिए आपका एटेनॉल है, प्रोपेनॉल है, सल्बिटॉल है, बिटैक्सोलॉल है, ये सभी यूज़ होती है। जैसे आपके ड्रग का एग्जांपल दे रहे हैं क्यूनिडीन, क्यूनिडीन भी क्या करती है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। लीडोकेन भी क्या करेंगे, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे। लिनोकेन, वेरापेमिल जो आपकी कैल्शियम ब्लॉकर है, फिर प्रोपेनॉल, ये एटेनॉल, ये दोनों क्या हैं, आपकी बीटा 1 एंटागोनिस्ट हैं। तो ये सभी आपके क्या होते हैं, एरिथमिया ट्रीटमेंट यूज़ होते हैं। इनका डोज अलग दे रखा है, डोज आप देख सकते हैं उससे। इसका आते हैं इंडिकेशन यूज़, इनका क्या यूज़ रहता है। बेसिकली इनका यूज़ वेंट्रिकल एरिथमिया, यानी कि वेंट्रिकल जो पोर्शन ऑफ हार्ट है बहुत तेज़ी से वो उसमें हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, 1 सेकंड में और 1 मिनट में उसकी हार्ट रेट 120-100 के आसपास पहुंच जाए, 100 या 120 टाइम्स वेंट्रिकल ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो उस कंडीशन में वेंट्रिकल टैचिकार्डिया या फिर टैचिकार्डिया मतलब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। वेंट्रिकल एरिथमिया का मतलब क्या है, वेंट्रिकल एरिथमिया मतलब क्या है, वहाँ पर जो इम्पल्स का फॉर्मेशन या इम्पल्स कंडक्शन नहीं हो पा रहा है उसको कंडीशन बोलेंगे। वेंट्रिकल टैचिकार्डिया मतलब क्या है, हार्ट रेट जो वेंट्रिकल पोर्शन की है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लिडोकेन इज यूज टू ट्रीट द लाइफ थ्रेटनिंग वेंट्रिकल एरिथमिया, वेंट्रिकल एरिथमिया जब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, उस कंडीशन में लिडोकेन को यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट द साइनस टैचिकार्डिया, टैचिकार्डिया बहुत ज़्यादा हो जाए, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाए, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा हायर रेट ऑफ पैटलाइटेशन होने लगता है, उस कंडीशन प्रोपेनॉल का यूज़ करते हैं। और साथ में इन ड्रग का यूज़ हम हाइपरटेंशन में भी कर सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन प्रिकॉशन क्या रहेंगे, परसिस्टेंट सीवियर है ब्रेडिकार्डिया, कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया का पेशेंट है जिसको ऑलरेडी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा डाउन है, तो उस पेशेंट को हम अवॉइड करेंगे। कार्डियक फेलियर, कोई पेशेंट CHF का है जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट है, उस कंडीशन में अवॉइड करते हैं। हाइपरसेंसिटिव टू दीज ड्रग्स, जिसकी इन ड्रग के साथ में हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस का अपीयरेंस ज़्यादा होता है, उन ड्रग को अवॉइड करेंगे। कार्डियोजेनिक शॉक जो पड़ते हैं,
किसी पेशेंट को हुआ है उसमें अवॉइड करेंगे। कंप्लीट आर्टरी वेंट्रिकल ब्लॉक हो गया है, आर्टरियों से वेंट्रिकल में इम्पल्स का फॉर्मेशन या इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन ब्लॉक करते हैं। साथ में सेकंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में भी अवॉइड करें। तो ये सभी कंडीशन है जिसमें हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे या प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। नाउ कम टू द एडवर्स इफेक्ट। क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं? हाइपरटेंशन है, कार्डियक फेलियर है, हार्ट फेलियर है, अगर लो हायर डोज में देते हैं तो डिजनेस है, फैटिगी है, नॉसिया, वोमिटिंग इज द मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एंटी एरिथमिक ड्रग्स। नाउ कम टू द इंट्रैक्शन ऑफ द एंटी एरिथमिक ड्रग्स। स्टिमुलेशनली साइमल्टेनियसली यूज द एंटी हाइपरटेंसिव कॉज द एडिटिव हाइपरटेंशन। एंटी एरिथमिक के साथ में अगर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को यूज़ कर रहे हैं तो उससे हाइपरटेंशन की चांसेस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है। प्रोपेनॉल में भी इंक्रीज द हाइपरटेंसिव इफेक्ट वैन यूज विद एन एसिड एंडोमेथासिन एंड कैल्शियम ब्लॉकर। अगर प्रोपेनॉल को हम एसिड के साथ में या कैल्शियम ब्लॉकर के साथ में यूज़ करते हैं तो ये भी क्या है, ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा डाउन कर सकते हैं, हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन बन सकती है। इसके अलावा कंकरेंट यूज़ ऑफ डिजॉक्सिन में भी इंक्रीज द डिजॉक्सिन लेवल एंड ब्रोज द एरिथमिया। अगर डिजॉक्सिन के साथ में हम एंटी एरिथमिक ड्रग का यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में क्या एरिथमिक कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, इसलिए एरिथमिया के पेशेंट को डिजॉक्सिन नहीं देना चाहिए और डिजॉक्सिन के साथ में एरिथमिक ट्रीटमेंट ना करें। ठीक है, तो ये इसके हो गए ड्रग इंट्रैक्शंस। अब आते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं। बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिडोकेन ऑलवेज चेक द लेवल टू प्रिवेंट द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कंटेनिंग एपिनेफ्रिन एंड प्रिजर्वेटिव्स। आप हमेशा याद रखना पड़ेगा, जब भी आपको किसी पेशेंट को लिडोकेन का इन्फ्यूजन दे रहे हो तो उससे पहले आप देख लें कि कहीं इसको चेक करें लेवल में कि जो ड्रग जो इसमें जो इन्फ्यूजन चल रहा है उसमें कहीं एपिनेफ्रिन या उसको एपिनेफ्रिन जैसी कोई ड्रग तो नहीं लगी हुई है, क्योंकि एपिनेफ्रिन और लिडोकेन दोनों आपस में मिक्स होकर क्या करते हैं, इनएक्टिव कंपाउंड रह जाते हैं जिससे कोई ड्रग का इफेक्ट कोई नहीं आता है। तो इसलिए एपिनेफ्रिन जिस इन्फ्यूजन में लगी हो उसमें लिडोकेन ना लगाएं। इसलिए आपको कहा जाता होगा आपको प्रैक्टिस के टाइम कि जब भी आप पेशेंट को इन्फ्यूजन लगा रहे हो तो इन्फ्यूजन में लेवलिंग कर दें कि कौन सी ड्रग चल रही है, तो उससे पता लग जाता है कि इस इन्फ्यूजन बोतल में कौन सी ड्रग इंजेक्ट की हुई है। अगर आप इंजेक्ट नहीं लिखेंगे तो पता नहीं लग पाएगा इसमें ड्रग कौन सी थी। ठीक है, आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्टिलियम कीप द पेशेंट्स स्पाइन एंड ऑब्जर्व द हाइपरटेंशन। जो आपका वर्टिलियम ड्रग है उसका मेन जब आप एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो आप उसके हाइपरटेंशन को जरूर ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा डाउन होने के चांसेस रहते हैं। टीच द पेशेंट टू चेंज द पोजीशन स्लोली इफ़ टेकिंग ए बैटेरियम। और पेशेंट्स को बताया जाए कि जब आप बैरेटिलियम ड्रग दी गई है ये थोड़ी सी स्पाइन में भी आपको दिक्कत करती है, तो स्पाइन जो है आपकी स्पाइन में थोड़ी प्रॉब्लम करेगी। इसलिए ये क्या है कि जब भी आप इस ड्रग को पेशेंट को दे रहे हैं तो उससे बोलेंगे अपनी पोजीशन बहुत तेज़ी से ना चेंज करके हल्के के चेंज करें, नहीं तो स्पाइन प्रॉब्लम कुछ हो सकती है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन आईवी बोलस ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमिया फॉलो बाय कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन एज ऑर्डर्स। ठीक है, तो आईवी बोलस आप दे सकते हैं, आईवी बोलस एंड इन्फ्यूजन के साथ में आप इसके प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक। पहले तो कौन सा, कार्डिक जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स। इसके अलावा जो प्लाज्मा एक्सपेंडर है उसका लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप उस प्लाज्मा एक्सपेंडर की वीडियो को देख सकते हैं जो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब के चैनल पे अपलोड है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये कंप्लीट हुआ, आज के 2 टॉपिक कंप्लीट हुए आपके एंटी एरिथमिक एंड प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें कोगुलेंट्स और एंटी कोगुलेंट की बात करेंगे और साथ में एंटी प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोलाइटिक की बात करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आपको लगता है ये वीडियो किसी को शेयर करने पर उसको हेल्पफुल हो सकता है, जरूर से शेयर कीजिएगा। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपका नॉलेज इम्प्रूव होता रहे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।